हेलो दोस्तों। आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम आज HTML को हैक करेंगे। जी हाँ। HTML को हैक करने से मेरा मतलब ये है कि आप सब लोगों को पता होगा या सबको नहीं तो ज़्यादातर को पता होगा कि जिन्होंने भी HTML में काम किया है कि HTML के अंदर हमारे पास कुछ टैग्स अवेलेबल होते हैं। अगर हमें पैराग्राफ लिखना है उसके लिए हमारे पास टैग है, अगर हमें कुछ हेडिंग्स डालनी है उसके लिए हमारे पास टैग है। हर चीज़ के लिए हमारे पास टैग्स अवेलेबल है। बट मेरे दिमाग में अचानक क्वेश्चन आया कि क्या हमें एक्चुअल में इन टैग्स की ज़रूरत है। बिकॉज यार टैग्स को याद करने में मेरा तो भाई टाइम जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं किसी भी टैग को याद करना ही नहीं चाहता और मुझे इतने सारे टैग्स पसंद भी नहीं है। तो यही चैलेंज मैंने आज लिया है कि मैं HTML को हैक करूंगा और कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा जिससे मुझे टैग्स को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं देखूंगा कि हमारा कस्टम एक अगर हमें टैग बनाना है वो बनाएंगे और वो चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर दो फाइल क्रिएट किया है, एक index.html जिसके अंदर हम अपना HTML का सारा कोड लिखेंगे और उसके बाद एक style.css, अगर हमें कुछ स्टाइलिंग वगैरह करनी है तो हम उसको ऐड करेंगे। HTML के अंदर से मैंने सिर्फ एक टैग उठाया जो कि है लिंक टैग, और वो लिंक टैग भी मैंने इसीलिए उठाया ताकि हमारी स्टाइल शीट इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, सिर्फ यही रीज़न था बिकॉज अब आप कह लो ये लिमिटेशन थी तो थी, अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हमारा सारा चैलेंज ये रहेगा कि इसके अलावा हमें कोई और HTML का टैग यूज़ नहीं करना और उसके बाद भी कोशिश करनी है कि अच्छा वेब पेज हम बना सकें। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट हम बेसिक्स को तो कवर कर ही सकते हैं। दूसरा चैलेंज एक और यहाँ रहने वाला है कि हम जावास्क्रिप्ट के साथ भी काम नहीं करेंगे बिकॉज अगर मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता हूँ फिर तो मैं पूरा वेब पेज ही क्रिएट कर सकता हूँ बिना किसी लिमिटेशन के। ठीक है, तो वो एक तरह से चीटिंग हो जाएगी, इसलिए मैं वो नहीं करना चाहता। तो बिल्कुल हम सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS के अंदर ही काम करने वाले हैं और हम अपना खुद का टैग बनाएंगे और हम सवाल पूछेंगे कि HTML अगर बनाया भी गया है तो भाई बनाया ही क्यों है अगर हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखो, टैग मैं खुद का बनाना चाहता हूँ, क्या नाम रखूँ टैग का। ठीक है, तो सब मैंने सोचा है कि मैं टैग का नाम रखूँगा CB, जो कि चैनल का नाम भी है। BC मत कर देना इसको, CB। ठीक है, तो ये एक टैग है जिसको मैं क्रिएट करने वाला हूँ, इसको यूज़ करूँगा अपने पूरे पेज में। अब देखो, सिर्फ एक ही टैग यूज़ करना है लेकिन फिर भी हर एक को स्टाइलिंग तो अलग अलग हमें देनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें स्टाइलिंग देनी है वहाँ पे क्लास दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस पहले टैग को मैं यूज़ करना चाहता हूँ एज अ हेडिंग। सो लेट्स से मैं इसको क्लास देता हूँ H1। ठीक है, ताकि हमें याद रहे बस। ठीक है, समझने में आसानी हो जाए, सबको समझ में आ जाएगा कि कौन सी क्लास का मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें कुछ कंटेंट हम डाल देते हैं। लेट्स से, क्या ये वेब पेज पे शो हो रहा है? आंसर है बिल्कुल जी, शो तो हो रहा है। ठीक है, ओके। अब हम, लेकिन देखोगे आप यार, कुछ स्टाइलिंग वगैरह आई नहीं है तो कुछ स्टाइलिंग इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारी मेन ट्रिक शुरू हो जाती है कि क्या अगर मैं इसमें स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा तो वो अप्लाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है आज के लिए, तो कोशिश करके देखते हैं। मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो हमारी क्लास का नाम है H1। ओके, अभी रेड लाइन आ रही है, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमको देना है, कितना दे फ़ॉन्ट साइज़? लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, नंबर में भी दे सकते हैं, नंबर में दे के देखते हैं। लेट्स से 40px कैसा रहेगा? ओके, बड़ा तो हो रहा है भाई, मतलब हमारी स्टाइलिंग जो है अप्लाई तो हो रही है, मतलब हम इस आइडिया के साथ आगे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ और भी करके देखते हैं। डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले हम इसमें देंगे ब्लॉक। ब्लॉक डिस्प्ले देना ज़रूरी है बिकॉज जितने भी H1 होते हैं उनकी डिस्प्ले टाइप ब्लॉक ही होती है। ओके, अगर मैंने ब्लॉक नहीं दिया होता तो अगर मैं दो H1 बना लेता हूँ, फिर आप देखोगे अभी तो न्यू लाइन्स में आ रहा है, बट अगर मैंने ब्लॉक नहीं दिया है तब देखते क्या होता है। ये देखो, ये एक सिंगल लाइन में आ गया जो कि H1 का बिहेवियर नहीं होता। अगर उसको H1 का बिहेवियर देना है तो मुझे इसको ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये हमारा भी ठीक से वर्क कर रहा है। और हमारे पास एक और दूसरा कॉमन टैग क्या होता है, हमारे पास एक टैग होता है P टैग। अब देखो, मैं अपने एलिमेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऑटो कंप्लीशन भी आसानी से दे नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा तो जोखिम उठाना पड़ेगा। एक होता है P टैग में बेसिकली क्या होता है, हम कुछ सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके, मैं दो यहाँ से ये हटा देता हूँ। P टैग के अंदर हम कुछ टैग लिख देते हैं, तो सॉरी कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। आ तो गया है, न्यू लाइन के अंदर भी है, बट अभी भी मुझे इसमें कुछ दिक्कत लग रही है, वही सेम दिक्कत। पी भी जो होता है वो ब्लॉक टाइप होता है, लेकिन अगर मैं दो लिखूंगा तो ये देखो एक ही लाइन में आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे कर देंगे पी। पी की डिस्प्ले होती है ब्लॉक। रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देखो ये भी काम कर गया भाई। अभी तक ये जो हमने स्टाइल देखे हैं ना, बहुत सारे कॉमन से हो गए यार, एक H1 हो गया, एक P हो गया। तो मुझे लगता नहीं कि इनसे कुछ बात बनेगी, हमें कुछ और तगड़ा बनाना पड़ेगा तब मज़ा आएगा। ठीक है, तो तगड़ा क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लिस्ट बनाकर देखते हैं।
तो हम लिखते हैं अपना सी बी हमारा फेवरेट टैग, और उसमें हम दे देते हैं क्लास, और क्लास में हम देंगे यूएल, क्योंकि यूएल है तो यूएल ही देंगे। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी बना लेते हैं। पहला एलिमेंट होगा लिस्ट आइटम 1, ठीक है। अब अपना थोड़ा कॉपी पेस्ट वाला जुगाड़ करते हैं और इनको कॉपी कर लेते हैं। अब आप बोलोगे मैंने इतनी जल्दी कॉपी कैसे कर दिया, तो वी एस कोड का शॉर्टकट होता है, आप ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो करोगे तो नीचे एक लाइन रिपीट हो जाएगी, आप ट्राई कर लेना। अच्छा जी, इसके अंदर क्लास देना तो हम भूल गए यार, क्लास हमें फिर देनी पड़ेगी अब, चलो कोई नहीं। एल आई क्लास होगी हमारी, इसको भी थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। अच्छा जी, ये लो, ये हुआ, आ गया। ठीक है जी, हमारी ये लिस्ट हो गई तैयार। अब थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखते हैं कुछ आया, आ तो गया। इसको मैं थोड़ा ना बड़ा कर देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए अच्छे से। ये लो जी। अब ये लेकिन बिल्कुल भी लिस्ट के जैसा दिख नहीं रहा है, तो अब हमें इसको लिस्ट के जैसा बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यूएल का ही दे देंगे। यूएल ज़्यादा कुछ नहीं होता यार, डिस्प्ले ब्लॉक मैं दे रहा हूँ यूएल के लिए, अगर कुछ और ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे बाद में, कोई नहीं। ठीक है जी, कुछ फ़र्क पड़ा, अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक हम एल आई नहीं देंगे। तो एल आई की क्लास भी हम दे देते हैं, एल आई का एलिमेंट नहीं, एल आई की क्लास। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमें इसको जो डिस्प्ले देनी है ना, ध्यान से देखना, मैं ब्लॉक नहीं दूंगा। ठीक है, हमारे पास एक अलग डिस्प्ले होता है लिस्ट आइटम का। जैसे ही मैंने ये डिस्प्ले दे दिया ना इसको, उसके बाद मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखो ये लिस्ट की तरह हो गया, अलग अलग लाइंस में आ गए। अब इसमें एक कमी रहेगी बस, जो आगे आइकन होता है, कभी डिस्क होता है, कभी सर्कल होता है, वो नहीं आ रहा, वो हमें लेके आना है। ठीक है जी, वो हम देख लेते हैं कैसे आएगा। तो अब आइकन लाने के लिए ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने लिखा सबसे पहले क्लास का नाम, उसके बाद डबल कोलन, उसके बाद मैंने लिखा बिफोर। ठीक है, अब बिफोर के बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, कंटेंट। कंटेंट में हमें कुछ भी हम यहाँ स्ट्रिंग दे देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ए देता हूँ एग्जांपल के लिए, मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो ए लिखा आ गया। ठीक है, जैसे बिफोर है ऐसे ही हमारे पास एक आफ्टर का भी होता है। आफ्टर का काम आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, समझदार बहुत ज़्यादा ही हो आप लोग। ठीक है जी, रिफ्रेश करो, ये देखो ये आफ्टर में आ गया, बट आफ्टर के साथ अभी हमें काम नहीं करना, अभी इतना भी क्रिएटिव नहीं बनना अपने को। ठीक है, अभी हम बिफोर के साथ रहेंगे। अब यहाँ पे कुछ आइकन डालना है, वो कैसे डालेंगे, अब देखो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूँ। आपका जो कीबोर्ड है ना, उसके ऊपर आपके पास एक ऑल्ट की होती है। उस ऑल्ट की को प्रेस करो, करे रखो प्रेस, ठीक है, दबाए रखो उसको, और अपने कीबोर्ड के ऊपर 1 दबाओ, और उसके बाद ऑल्ट जो प्रेस करा हुआ था उसको छोड़ दो। ठीक है जी, आपके पास यहाँ पे एक स्माइली फेस बन गया है, आपने टाइप कर दिया एक स्माइली फेस यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा रिफ्रेश करो, ये देखो। ठीक है जी, एक इमोजी टाइप का कुछ बन गया है यहाँ पे। ये थोड़ी सस्ती इमोजी है, आप इसको कह सकते हो। ठीक है। तो ये एक सस्ती वाली इमोजी आपने यहाँ बना दी है। अच्छा जी, और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं दोबारा से ऑल्ट प्रेस करके 2 दबाता हूँ, और फिर ऑल्ट को जैसे ही छोड़ूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक और इमोजी आ गई है, लेकिन ये थोड़ी पहले वाली जो है ये खोखली है, देखो ठीक है ना, अंदर से वाइट है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो ये थोड़ी भरी हुई सी है, अंदर से ब्लैक है, फिल्ड है। ठीक है, इसी तरह आप और भी एक्सपेरिमेंट करना, नए नए कॉम्बिनेशन बना के देखना। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करे रखता हूँ और 11 करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे फिर से कुछ साइन बना है। इस साइन को मुझे याद नहीं क्या बोलते हैं, शायद मेल फीमेल का कुछ साइन था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। ठीक है, ये एक साइन बन गया यहाँ पे। अच्छा जी, अब मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और 1 2, उसके बाद ऑल्ट को छोड़ूंगा जैसे ही, एक और यहाँ साइन बन गया। ठीक है, ये भी वही मेल फीमेल वाला, इस आई बिलीव, मुझे नहीं पता, पता कर लेना। ठीक है जी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन पैटर्न वगैरह बन रहे हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर लेना। दोबारा से ऑल्ट 3 किया, ये हार्ट आ गया। लो जी, हमारा सुंदर सा HTML, प्यार भरा HTML तैयार है। ठीक है, तो हमारी लिस्ट भी बन गई। अब इसके अलावा और क्या हम कॉम्प्लेक्स सा बना सकते हैं, चलो टेबल बना के देखते हैं। ठीक है, सी बी, बी बी नहीं सी बी, यस सी बी हो गया। अब सी बी की हम क्लास देंगे टेबल। अच्छा जी, आ जाओ हमारे पास। टेबल के अंदर क्या क्या करना होता है जी हमको, टेबल के अंदर डिस्प्ले। अच्छा डिस्प्ले, टेबल नाम की कोई डिस्प्ले है, अरे वाह, टेबल नाम की डिस्प्ले है हमारे पास, वेरी गुड, ये तो सही हो गया। ठीक है, मैं भी आपके सामने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं सी बी क्लास। क्या देना होता है बेसिकली, हमें टेबल होता है, टेबल के अंदर टी हेड टी बॉडी वो सब भी दे सकते हो, और डायरेक्ट टी आर भी दे सकते हो। हम शॉर्टकट अपनाएंगे, ठीक है शॉर्टकट, तो हम यहाँ पे टी आर देंगे। टी आर, देखते हैं टेबल रो टाइप की कोई क्लास होती है या नहीं होती। लेट अस सी, डॉट टी आर डिस्प्ले टेबल, अरे वाह टेबल रो भी है मेरे दोस्त, ये हो गया टेबल रो। रिफ्रेश करो, कोई दिक्कत तो नहीं पेज में, सही है। वैसे दिक्कत तो आएगी नहीं, HTML है इसमें, एरर तो आता नहीं है, बस चीज़ें ही नहीं दिखाई देती। अच्छा जी, टेबल रो के अंदर हमारे पास टी डी होता है एक, वो ट्राई मार के देखते हैं यहाँ पे, टी बी। अच्छा जी, इसकी क्लास हम देंगे टी डी।
इसका कंटेंट दे देते हैं कुछ, लेट्स से TD1। रिफ्रेश करो इसको, देखते हैं अभी क्या दिखता है। कुछ दिखा है यहाँ पे, प्रॉपर नहीं पता लग पा रहा कि टेबल जैसा है या नहीं। एक काम करते हैं, थोड़े से और TD बना लेते हैं। ठीक है, 3 TD बहुत होंगे, 2 और 3। अब देखते हैं इसको, रिफ्रेश किया। भाई कह तो सकते हैं कि टेबल जैसा, बिकॉज अगर टेबल होता तो उसमें भी कुछ ऐसा ही आउटपुट आता, बट इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। एक और TR बनाते हैं एक तरह से। चलो एक और TR आ जाओ भाई। अब थोड़ा पता लगेगा कि ये एक्चुअल में काम कर भी रहा है या नहीं। भाई लग तो ठीक रहा है, दिक्कत तो कोई आ नहीं रही। चलो फिर भी हम देखते हैं इसकी, हमारे लिए, इसके लिए हमारे पास कोई क्लास है कि नहीं, कोई डिस्प्ले टाइप है या नहीं। ठीक है, डिस्प्ले टेबल सेल है ना, सेल ही बोलेंगे या कॉलम बोलेंगे। अरे यार इसमें तो बहुत सारी हैं। चलो हम सेल के साथ जाते हैं, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर सेल है हमारे पास। ठीक है, देखो आप, इनके बीच में गैप भी आ रहा है, कुछ आ तो रहा है। चलो ठीक लग रहा है वैसे। अब इनके अंदर ना एक प्रॉब्लम है, हमें कुछ बॉर्डर वगैरह दिखाई नहीं दे रहा, तो बॉर्डर ऐड करने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, इसको रिफ्रेश करो। एक तो ये हमारा मेन टेबल का बॉर्डर आ गया, उसके बाद हर एक सेल के अंदर भी बॉर्डर होता है, तो हम सिमिलर बॉर्डर ही यहाँ डाल देते हैं। अब ये लग रहा है थोड़ा टेबल जैसा भाई, है ना। थोड़ा हमें बॉर्डर, बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट, लेट्स सी। बॉर्डर कोलैप्स और सेपरेट, कुछ बात तो बन नहीं रही यार। कोलैप्स करके देखें, कोलैप्स, हाँ सही है भाई, ये प्रॉपर्टी एकदम सही तरीके से चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो जी दोस्तों, हमारा टेबल भी तैयार है। अब ना और ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट बनाकर देखते हैं। ठीक है, हम एक टेक्स्ट फील्ड को बना के देखेंगे। अब टेक्स्ट फील्ड बन पाती है या नहीं बन पाती। लेट्स से CB। टेक्स्ट फील्ड के लिए हम इनपुट एलिमेंट लेंगे। ठीक है, क्लास इनपुट। आ जाओ जी अब जरा हमारे इनपुट पे। डॉट इनपुट। इनपुट की क्लास में हमें सबसे पहले तो एक हाइट और विड्थ चाहिए। विड्थ कोलन लेट्स से 100 पिक्सल, और हाइट लेट्स से 50 पिक्सल। और हमें ये दिखाई दे जाए ढंग से, तो हमें बॉर्डर भी चाहिए होगा। बॉर्डर 1px सॉलिड। इसको मैं थोड़ा सिल्वर बॉर्डर पे देता हूँ, कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव भी हो जाते हैं। 1-2% क्या जा रहा है, कुछ दिखाई तो दिया नहीं। एक काम करते हैं, इसको हम डिस्प्ले देते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब आ गया। सिल्वर तो बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा है, काम करते हैं इसको ब्लैक ही कर देते हैं। ब्लैक कर दिया इसको। यार तो पूरा टेबल के साथ चिपक ही गया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ी सी मार्जिन देते हैं टॉप पे से। मार्जिन टॉप छोटी सी देते हैं, बस 10 पिक्सल बहुत है। हाँ थोड़ा सा मार्जिन आ गया यहाँ पे। अब देखो, इसके अंदर हम क्लिक नहीं कर सकते और इसके अंदर कुछ टाइप भी नहीं कर सकते, तो क्या करें। सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, वो छोड़ो, मैं इसको साइज छोटा करूँ पहले, बहुत ज़्यादा लंबा सा दिख रहा है। अभी भी नहीं सही लग रहा मेरे को। 20। हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ अब आते हैं, इसके अंदर हम टाइप नहीं कर सकते, तो टाइप कैसे करें यहाँ पे, ध्यान से देखना। कंटेंट एडिटेबल। अब देखो आ गया भाई, आ गया स्वाद। चलो जी, हमारी इनपुट एलिमेंट भी चल गई। इसी तरीके से आप और भी चीज़ें बना सकते हो, बस उनकी जो इनपुट के और एलिमेंट्स होते हैं वो भी बन जाएंगे। बट बात वही है, उनके लिए आपको स्टाइलिंग थोड़ी लिखनी पड़ेगी और वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि यार हमें ये चीज़ें क्रिएट ही क्यों करनी है, फिर मतलब इतने सारे HTML के एलिमेंट्स हमने बनाए ही क्यों हैं। तो उसके लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब ये HTML शुरू हुआ था उस टाइम डिज़ाइनिंग वगैरह का इतना कॉन्सेप्ट था नहीं, तो लोगों ने HTML बनाया, कंटेंट डाला, और वो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से दिखता था। वहाँ पे आपको प्रॉपर CSS की स्टाइलिंग वगैरह नहीं देते थे, तो प्रॉपर इस तरह से आपका कंटेंट दिखता था, और उस टाइम के लोगों के लिए उतना भी काफ़ी था। धीरे धीरे डिमांड बढ़ती रही, CSS के भी वर्जन आए, CSS 3 आई थिंक अभी चल रहा है। ठीक है, तो एक तो रीज़न ये हो गया कि CSS हमारे पास आज बहुत ज़्यादा अच्छी अवेलेबल है, उसके अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से। दूसरा रीज़न इसका ये है कि SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखो यार आपने वेबसाइट बना दी, अब उसके अंदर आपने सिर्फ एक ही टैग यूज़ करा है, CB 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 CB।
ठीक। अब जब भी ये गूगल के पास जाएगा ये डेटा, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ऊपर स्टाइल शीट इंक्लूड करी है, अगर इसको मैं ना करूँ, अब रिफ्रेश करूँ, तो गूगल के पास ना डेटा ये ऐसा जाएगा, इस तरीके से जाएगा। और इसके अंदर ये भी होंगे सी बी जितने भी हैं, H1 होता तो H1 होता, बट H1 तो है नहीं, तो सी बी दिखेगा उसको हर जगह। अब इस केस में गूगल बता ही नहीं सकता कि ये कोडिंग बाज, अच्छा पेज का टाइटल है ये इस कोडिंग बाज के बारे में, अच्छा जी, क्योंकि गूगल को ये भी लगता, अच्छा मुझे तो लगा था यार कि ये आइटम 1 के बारे में है पेज, ठीक है। या फिर वो ये भी सोच सकता है मुझे तो लगा था यार ये TD2 के बारे में है पेज, बट पेज का टॉपिक क्या है, ये डिफरेंसेस जो है ना, ये बताने ज़रूरी होते हैं, ताकि गूगल जो है वो डिसीजन, गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, कोई भी है, वो डिसीजन ले सके कि भाई पेज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तभी जो भी एसईओ के अंदर काम करते हैं, ऑन पेज एसईओ की जब ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, वो यही देखते हैं कि पेज का टाइटल सही होना चाहिए, ठीक है। पेज में जो H1 यूज़ हो रहे हैं वो कितने यूज़ हो रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, और उन्होंने क्या कंटेंट लिखा है, H2 कितने यूज़ हो रहे हैं, उनके अंदर क्या कंटेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी होता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। अभी हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, जैसे रिएक्ट हो गया या एंगुलर, ये व्यू.js वगैरह हो गया, वहाँ पे भी आप खुद के एक टैग बनाते हो, ठीक है। जैसे CV हो गया, हो सकता है ये कोई रिएक्ट का कंपोनेंट होता, पॉसिबल है उस केस में, तो वहाँ पे भी आप बनाते हो, तो वही थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन के लिए सही नहीं होता, ये वो बहुत सारी उसमें कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। उसके बाद फिर सर्वर रेंडर कंपोनेंट्स आ गए, वो आपको खुद ही प्रॉपर HTML भेज देते हैं, तो ठीक है, मतलब पहले खुद ही गलती करना, उसके बाद उस गलती को ठीक करने के लिए खुद ही टूल बनाना, ठीक है। तो चलो वो एक अलग टॉपिक है, डिबेट का टॉपिक है। फ़ायदे भी बहुत होते हैं उन टूल्स की वजह से। तो बेसिकली इस वीडियो का इंटेंशन क्या था, इस वीडियो का इंटेंशन ये था आप लोगों को ये बताना कि HTML अंडर द हुड कैसे काम करता है। जितने भी आप टैग्स बनाते हो, अब ध्यान से देखना, मैं एक असली का H1 टैग यूज़ करूँगा। ये असली का H1 टैग है, पेज को रिफ्रेश करूँगा, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला स्टाइल आया है। अब मैं प्रेस करूँगा F12, ध्यान से देखना, मैं जा रहा हूँ एलिमेंट्स के टैब के ऊपर। अब मैं अपना माउस लेके जाऊँगा इस H1 पे, क्लिक कर दिया मैंने इस पर। अब ये देखो, यहाँ पे कुछ दिखा आपको, कुछ दिखा, यहाँ पे डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक है। मैंने डिस्प्ले क्या दी थी अपने H1 की, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। चलो ये तो मैच कर गया। उसके बाद फॉन्ट साइज इसने दिया है 12 EM, EM भी एक अलग यूनिट होती है। उसके बाद देखो इसने क्या किया, इसने कुछ मार्जिन्स भी दी हैं जो कि हमने नहीं दी थी, इसने कुछ मार्जिन्स दी हुई हैं, और फॉन्ट वेट इसने बोल्ड दिया है, हमने बोल्ड नहीं किया था अपने H1 को। इसको मैं एक बार दोबारा से अपनी वापस ले आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो हमारा फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आ रहा है, लेकिन हमारा फॉन्ट जो है वो बोल्ड नहीं है, जबकि ये जो है ये बोल्ड है, ठीक है। तो H1 के लिए ब्राउज़र के अंदर ही एक स्टाइल शीट डिफाइंड है। इसके आगे आप देखोगे यूज़र एजेंट स्टाइल शीट। यूज़र एजेंट क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर हमारा इस पेज को रेंडर कर रहा होता है। तो ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, अभी हमारे पास ये है क्रोम ब्राउज़र। तो क्रोम ब्राउज़र के अंदर कुछ स्टाइलिंग जो है वो डिफाइंड है H1 के लिए, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मैं उसी URL को यहाँ पे ओपन करूँगा, हमें कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आपको लगेगा कि ये अलग सा क्यों दिख रहा है, तो अलग सा इसलिए दिख रहा है बिकॉज पहले वाला पेज मैंने इस तरह से जूम किया हुआ था। अब यहाँ पे भी मैं F12 को प्रेस करूँगा, इंस्पेक्टर पे जाऊँगा और अपने H1 को ढूंढूंगा, ये रहा मेरा H1। देखते हैं यहाँ पे कुछ स्टाइल शीट दे रहा है या नहीं दे रहा। इसकी स्टाइल शीट कैसे ढूंढी जाए, फायरफॉक्स के अंदर एलिमेंट स्टाइल तो 0 है, कंप्यूटेड स्टाइल दिखा नहीं रहा, चेंज दिखा नहीं रहा, कंपैटिबिलिटी कुछ नहीं दिखा रहा। भाई कहाँ पे हो, ऐसे मत करो मेरे दोस्त। ओके भाई, इसने तो कसम खाई हुई है, मैं तुम्हें अपनी स्टाइल शीट नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, मुझे अपना बेइज्जती नहीं करवानी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम एज के अंदर ट्राई करते हैं इसको करने की। एज ब्राउज़र हमारा चहीता, ओके। तो ये हमारा एज ब्राउज़र हो गया। ओपन डेव टूल्स, एलिमेंट्स, हमारा H1, हाँ ये देखो इसने दिखा दिया हमारा H1, ये रहा। इसको भी मैं देखता हूँ थोड़ा बड़ा हो जाए तो हो गया। अब क्रोम का H1 देखते हैं और एज का H1 देखते हैं, सेम है या अलग है। तो डिस्प्ले टाइप दोनों में ब्लॉक है, फॉन्ट साइज दोनों का 2 EM है, मार्जिन स्टार्ट दोनों में सेम है, मार्जिन एंड दोनों में सेम है। तो H1 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली सेम है दोनों में, बट ये सेम होना ज़रूरी नहीं है, ध्यान से समझो इस बात को। अभी ये सेम हमें दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट
एक टाइम पे था कोई स्टैंडर्ड नहीं था ब्राउजर्स का, अभी तो चलो इन्होंने थोड़ा समझदारी दिखा के एक स्टैंडर्ड बना लिया, दोनों सेम बना रहे हैं, बट आप गारंटी नहीं दे सकते कि सारे ब्राउजर्स के अंदर सेम डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट जो है वो डिफाइंड होगी। इस वजह से आपको हो सकता है एक वेब पेज है बट वो अलग अलग ब्राउजर्स में अलग अलग दिखाई दे रहा हो। सिमिलर केस होता है सी के साथ कि सॉरी HTML का हो गया, और उसके बाद CSS के साथ भी सेम केस होता है कि हर एक ब्राउज़र के अंदर, फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने लिस्ट आइटम यहाँ पे डिस्प्ले टाइप किया है, तो हो सकता है किसी ब्राउज़र में अवेलेबल ना हो, पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता या नहीं होता, हो सकता है सब में होता हो सकता है किसी किसी में नहीं भी होता हो, क्योंकि CSS की हज़ारों प्रॉपर्टीज़ हैं और सारी प्रॉपर्टीज़ हर एक ब्राउज़र के अंदर अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का, हर एक ब्राउज़र की जावास्क्रिप्ट भी अलग हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी फिर प्रॉब्लम आ जाती है, फिर लोगों को ऐसा कोड लिखना पड़ता है कि हर एक ब्राउज़र में चले। तो ये थोड़ा सा इशू रहा है ब्राउज़र्स के साथ, बट धीरे 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 लोग थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होते जा रहे हैं, मतलब इस तरह की हरकतें नहीं करते, वो कोशिश करते हैं कि यूज़र के लिए, जो डेवलपर्स हैं उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए और सिमिलर सी चीज़ें उन्हें हर एक ब्राउज़र पर देखने को मिल जाए। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि HTML अगर हमें H1 बड़ा दिखाई दे रहा है तो ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, या लिस्ट आइटम्स हमें इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं तो क्यों दिखाई दे रहे हैं, टेबल हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है, और टेक्स्ट फील्ड, ये मज़ेदार है अपना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को HTML समझ में आया होगा पूरी तरह से क्योंकि अभी तक तो आपने सिर्फ टैग रटे थे, अब आपने टैग्स को समझा है। तो आप भी थोड़ा ट्राई करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस नॉलेज को, और थैंक यू।